नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के एक टॉपिक को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, परमाणु एवं अणु। देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो साइंस के, वो सभी टॉपिक्स के जो आने वाले क्वेश्चन हैं आप इन क्लासेस को देखकर आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंटों की ये समस्या रहती है कि उनको साइंस समझ में नहीं आती। तो देखिए, साइंस को समझने के लिए आपको साइंस की सोच विकसित करनी होगी। यानी किसी भी चीज़ को आप रटिए मत, आप उसको समझने का प्रयास करें, और यदि आप उसको समझोगे तो निश्चित रूप से आप साइंस को क्या है पढ़ पाओगे। जिन स्टूडेंटों का बैकग्राउंड आर्ट से होता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साइंस समझने में, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे सीखो, लेकिन स्ट्रांगली सीखो। परीक्षा में अभी समय है, तो आप इन क्लासेस को देखकर आप अपने स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ये स्पेशल साइंस की क्लासेस हैं और इनको आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केवल एक विषय पर ही आधारित नहीं है। आपको उसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, स्कूल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है, रीजनिंग भी पढ़नी होती है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी होती है। तो अगर हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वैकेंसी उतनी नहीं होती जितनी रीट में आती हैं, थर्ड ग्रेड में आती हैं, उससे बहुत कम संख्या में वैकेंसी होती हैं। तो आप उन वैकेंसियों को यदि क्लियर करना चाहते हो तो आपको सभी विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं तो आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी विषयों पर ध्यान दें। यदि आप सभी विषयों पर ध्यान देंगे तभी आप उतना स्कोर कर पाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा एक 40% का नियम भी लागू कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण ऐसे जानता हूँ जिनके सेकंड पेपर तो निकल रहा है लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि साइंस का ही एक बहुत बड़ा वेटेज होगा, सब आप साइंस ही साइंस पढ़ो, नहीं। मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आप सभी विषयों पर बराबर ध्यान दें। यदि आप सभी विषयों पर बराबर ध्यान देंगे तो ही जाकर आप उतना स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर परीक्षा का दबाव भी हमारे ऊपर होता है। तो परीक्षा के दबाव से बाहर निकलने के लिए हमें सभी विषयों पर एक अच्छी कमांड बनानी होगी, और उसी समय पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से, जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं रहा वो साइंस वाले पार्ट को छोड़कर जाते हैं और एक सरल सरल से प्रश्न आते हैं वो गलत भी हो जाते हैं, कई बार कठिन भी प्रश्न बन जाते हैं। देखो, इस बार 3 पालियों में पेपर हुए थे और उन तीनों पालियों में 2 पालियों में तो साइंस का पेपर बहुत सरल आया था, लेकिन एक पाली में साइंस का पेपर कैसा आया था, कठिन आया था। तो साइंस की ये कोई निश्चित नहीं है कि आपसे केवल सरल ही प्रश्न पूछा जाएगा या आपसे केवल कठिन ही प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसा कोई निश्चित नहीं है। निश्चित ये है कि यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करते हो तो आप निश्चित रूप से उस प्रश्न को हल कर पाओगे। और यदि मैं कह रहा हूं कि इन सारी क्लासेस को आप देखोगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में कैसा भी प्रश्न यदि साइंस का आएगा तो आप उसको हल करने की योग्यता रखते होंगे। मैं इन क्लासेस को वैसे पढ़ा रहा हूं जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठकर अपने घर पर या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी क्लास में बैठकर आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही इन क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लगातार एक साथ ही आपको पूरा मैटर अवेलेबल करा दिया जाए, नहीं, धीरे धीरे आपको सारा मैटर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आपको एक परमाणु एवं अणु वाला टॉपिक फिनिश कर दिया है। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, और वह दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, इस टॉपिक से प्रश्न आपका आना ही है। रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन। किसी भी स्टूडेंट को यदि क्लास के ये शब्द दिखने में कोई समस्या आ रही है तो वो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें, क्योंकि वाइट बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड जितनी क्वालिटी इसमें होती नहीं है, लेकिन पढ़ाई जो है वो वाइट बोर्ड पर सबसे अच्छी की जा सकती है। तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहूँगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें होता क्या है। देखो, उसमें 2 चीज़ें होती हैं।
एक होता है क्रियाकारक, रिएक्टेंट, क्रियाकारक। क्रियाकारक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्रियाकारक आपस में क्रिया करके बनाते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाते हैं उत्पाद। उत्पाद एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी बन सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक एरो बनाया जाता है जो ये प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया किधर से किधर जा रही है, किधर से किधर जा रही है। ठीक है, मान लीजिए इसी एरो की प्रकृति, इस प्रकृति के आधार पर, एरो की दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो तरह की होती हैं। मान लो कि एरो एक तरफ ऐसे जा रहा है और एक तरफ ऐसे आ रहा है, या फिर आपको कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिल सकता है, एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे। ये बात तो यही है, लेकिन इसको लिखने की दृष्टि से एक सिंपल वे में बना देते हैं। तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिएक्शन। इसका अर्थ क्या है कि क्रियाकारक उत्पाद में भी बदल रहा है और उत्पाद क्रियाकारक में भी बदल रहा है, यानी कि ये अदला बदली दोनों में एक साथ हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। और आगे हम समझें, इसी एरो की प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है। मान लीजिए कि क्रियाकारक केवल उत्पाद बनाए, क्या बनाए? क्रियाकारक केवल उत्पाद बनाए। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम ले सकते हैं। देखो, सर्वविदित उदाहरण है, लोहे से जंग लग जाए। क्या लग जाए? लोहे से जंग। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जंग से लोहा बन जाए? इसका मतलब यह है कि उत्पाद कभी भी क्रियाकारक में नहीं बदलेगा। और यदि उत्पाद कभी भी क्रियाकारक में नहीं बदलेगा तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि इसमें केवल क्रियाकारक किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब मैं आपसे दोस्तों बात करूंगा कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मुख्य चार बातें होती हैं, मुख्य चार बातें होती हैं। पहला तो उस केमिकल रिएक्शन में अवस्था परिवर्तन दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? अवस्था, यानी जो अवस्था पहले थी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवस्था वैसी नहीं रहेगी, वह कुछ बदल जाएगी। दूसरा, उस रासायनिक अभिक्रिया को होने के बाद रंग में परिवर्तन दिखाई देगा, चेंज इन कलर। यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्रियाकारक का रंग कुछ और था और रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्रियाकारक उत्पाद का रंग कुछ और हो जाता है, तो उसमें रंग परिवर्तन की अवस्था भी हमें दिखाई देती है। देखिए, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकास होता है या गैसों का उत्सर्जन होता है। गैस बाहर निकलती हैं तो उन्हें गैसों का उत्सर्जन या गैसों का निकास कहते हैं। हम बहुत सारे अभी उदाहरण पढ़ेंगे जिसमें गैसें बाहर निकलेंगी, तो गैसों का भी निकलना एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। और हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बढ़ेगा या रासायनिक अभिक्रिया में तापमान कम होगा, या तापमान क्या होगा? कम होगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये प्रमुख अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। पहला है अवस्था परिवर्तन, दूसरा है रंग परिवर्तन, तीसरा है गैसों का उत्सर्जन
और चौथा है तापमान में परिवर्तन। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जान सकते हैं कि भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं में और क्या क्या प्रदर्शित किया जाता है, किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रदर्शन दर्शाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, क्रियाकारक होता है जो किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। मान लो हमें रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था लिखनी है। क्या लिखनी है हमें रासायनिक अभिक्रिया में? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था मुख्य रूप से 3 होती हैं। ठोस को मैं स्मॉल एस से कोष्टक बना दूंगा किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में। द्रव लिक्विड, द्रव को मैं स्मॉल एल बना दूंगा, और गैस को मैं स्मॉल जी बना दूंगा। मान लो वाष्प है तो वाष्प को मैं स्मॉल जी लिखूंगा क्योंकि वाष्प गैसीय अवस्था में है। और मान लो कोई तरल अवस्था है तो आपको रासायनिक समीकरण में AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। और एक्वस का अर्थ होता है तरल। ये कुछ दिखाई आपको चिन्ह दिखाई देते हैं, प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में मैं ऊष्मा हीट को डेल्टा से व्यक्त करता हूं। मान लो किसी को आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को दर्शाया है। किससे दर्शाया है? डेल्टा वाले चिन्ह से ऊष्मा को दर्शाया है। आओ मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। देखिए उदाहरण क्या है कि आयरन सॉलिड अवस्था में होता है तो S। देखिए जैसे मान लो आयरन लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल s लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो आयरन है ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इस पर क्या पड़ जाए? पानी पड़ जाए, H2O। पानी कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। तो इसको स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। तो क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी, Fe3O4। क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। और जंग कैसी होती है? सॉलिड अवस्था में होती है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? स्मॉल s से। और क्या बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अभी मैं आपको बता रहा था कि गैसें भी बाहर निकलती हैं। गैसों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकली है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यानी बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड आर्ट नहीं है, मैं खासकर उन स्टूडेंट की बात करूंगा जिनका बैकग्राउंड आर्ट नहीं है, उनको देखिए साइंस वाले तो जानते हैं क्योंकि खूब सारा पढ़ते रहते हैं इसको। उनको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है साहब कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी 2 देखते हैं, कभी 3 देखते हैं, कभी 4 देखते हैं, ऐसा कुछ हम देखते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ये कैसे पता चलता है कि आता है? देखिए मैंने परमाणु और अणु में एक टॉपिक बताया था, रासायनिक सूत्र लिखना। मैंने उसमें बताया था कि यदि हमें किसी भी तत्व का क्या पता हो, आयन पता हो, धनायन कितना है, ऋणायन कितना है, उसके माध्यम से हम क्या बना सकते हैं? सूत्र बना सकते हैं। तो उस क्लास को आप जरूर देख लें। यदि किन्हीं भी स्टूडेंट को रासायनिक सूत्र लिखना नहीं पता है तो वो उस क्लास के माध्यम से क्या बना सकते हैं? रासायनिक सूत्र जान सकते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको केवल इसी समीकरण के माध्यम से ये सिखा दूंगा कि भाई हम कैसे पता कर सकते हैं 2 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं। ठीक, कैसे पता करेंगे? देखो सबसे पहले ये बताओ कि इस तीर से पहले जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो क्या हैं? वो सारे के सारे क्या हैं? क्रियाकारक। ये इस एरो से पहले जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सभी क्या हैं? क्रियाकारक। मैंने आपको बताया था क्रियाकारक एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इस तीर के बाद कितने क्या लिखा हुआ है? ये सब क्या है? उत्पाद भी हैं। तो उत्पाद एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। बस आपको तो ये देखना है इस एरो से पहले और इस एरो के बाद, इस तीर के बाद। बस एक चीज देख लो,
कि इधर परमाणु, कुल परमाणुओं की संख्या और कुल परमाणुओं की संख्या क्रिया कारक और उत्पाद में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो कैसे भी हेर फेर करके हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। परमाणु का मतलब एक ही होता है। देखो मैं यहां से इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम होता है रासायनिक समीकरण का संतुलन। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं, क्रिया कारक में कुल परमाणु और उत्पाद में कुल परमाणु क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी टोटल एटम इज इक्विवेलेंट टू इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कैसे करते हैं, देखो इधर आयरन का एक परमाणु है और इधर आयरन के कितने परमाणु हैं, 3। तो मामला गड़बड़ है पहले ही से ही। शुरुआत देखो, शुरुआत से ऐसे चलते जाओ और उधर भी शुरुआत से देखते चले जाओ कि कितना कितना किधर है, बस इतना पता करना है हमें। यहां आयरन 1 है, वहां 3 है, मुझे 3 करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आयरन का हिसाब तो क्या हो गया, बराबर हो गया। वेरी गुड। अब फिर हम आए किसके पास, H2O के पास। इसमें 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2। इसकी बात भी क्या है, बराबर है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। फिर कौन सा परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु। फिर कौन सा है, ऑक्सीजन परमाणु। यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं, 4। इसका मतलब मुझे यहाँ 4 करने के लिए 4 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 4 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ऑक्सीजन तो मेरे क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 4 का गुणा किया तो हाइड्रोजन से भी तो 4 का गुणा है, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2। तो 2 चौका 8। तो यहां पर उत्पाद में मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए। 8 के पहले 2 यहां पर हैं, मैं 4 का यदि मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के यदि आप समीकरण देखते हैं तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो ये जो है ये रासायनिक समीकरण का संतुलन है, और इसके जो ये मल्टीप्लाई होते हैं ये मोल होते हैं। क्या होते हैं, मोल, जिसकी हमने पिछली क्लास में आपसे चर्चा करी थी कि मोल क्या है, उसको अभी आप देख सकते हो। क्योंकि मोल से प्रश्न यदि कभी पेपर में कठिन प्रश्न आया तो मोल से वो प्रश्न क्या कर सकता है, डाल सकता है। तो मैंने प्रश्न भी करके आपको बताए हैं, तो उनको भी आप आसानी से उन वीडियो को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो ये जो आगे मल्टीप्लाई हैं, ये मल्टीप्लाई क्या हैं, मोल हैं। तो एक बार दोबारा समझो। सबसे पहले हमने क्या देखा, आयरन कितने हैं भाई, 1 था, यहाँ 3 थे तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हाइड्रोजन 2 थे, वहाँ 2 थे, हमने कोई हेर फेर नहीं किया। यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ 4 थे, तो मैंने 4 का यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आप कहोगे साहब नीचे क्यों नहीं कर रहे, देखिए कभी भी नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमेशा आगे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। आप तो इतना याद रखो, ज़्यादा हमें PhD थोड़ी करनी है कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, नहीं, हमें जनरल साइंस पढ़नी है और इसको समझना है अच्छे से। तो ऑक्सीजन में 4 का क्या करता हूँ, गुणा। लेकिन जैसे ही मैंने 4 का गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो मुझे 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम उसकी भौतिक अवस्थाएं भी देख सकते हैं, हम एक रासायनिक समीकरण में उस प्रक्रिया को भी देख सकते हैं जो प्रक्रिया उस रासायनिक समीकरण के दौरान हो रही होती है। चलो एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। देखिए दूसरा उदाहरण क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होती है, गैस। तो मैंने गैस लिख दिया, और ये रिएक्शन करे हाइड्रोजन गैस से। किससे रिएक्शन करे, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करे। तो ये एक पदार्थ बनाती है मेथेनॉल। क्या बनाती है, मेथेनॉल, CH3OH, जो कि लिक्विड होता है, तरल होता है, एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल। यदि इस रासायनिक समीकरण को मुझे संतुलित करना है तो वही तरीका अपनाएंगे हम, ठीक है। और इसके ऊपर एक चीज और लिखी हुई है, एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है डेल्टा।
क्या बना हुआ है, डेल्टा। यानी कि इस क्रिया कारक को क्या किया गया है, गर्म किया गया है। इस क्रिया कारक को क्या किया गया है, गर्म, मतलब इसमें ऊष्मा दी गई है। तो देखो ऊष्मा देने के आधार पर भी और बाहर निकलने के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले इसको हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक, यहाँ पर एक, बात बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक, यहाँ पर एक, तो यहाँ भी बात बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहाँ पर कितने हैं, एक। एक को मुझे दो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दो का क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। दो का मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2, यानी दो हाइड्रोजन यहां पे बन जाएंगे। सॉरी, हाइड्रोजन यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 4। तो मुझे यहां पर 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर यह समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। चेक कर लेते हैं। एक कार्बन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, तो ये क्यों टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन यहां पर हो गए। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स, 4 प्रकार की होती हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिसे एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, इसे हम अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, और वियोजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना। अपघटन रिएक्शन भी कहते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे हम इसको, डिसोसिएशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पदार्थ के स्थानांतरण पर, मतलब विस्थापन के आधार पर, यदि एक पदार्थ विस्थापित हुआ है, एक तत्व विस्थापित हुआ है, तो एकल विस्थापन, इसका नाम क्या दे देते हैं, एक तत्व स्थापित हुआ है तो उसका नाम क्या दे देते हैं, एकल विस्थापन। और यदि 2 तत्वों का विस्थापन होता है तो द्विविस्थापन इसका नाम दिया जाता है। द्विविस्थापन हम इसको नाम देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वह है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अब बात करें परीक्षा में कौन सी अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई अभिक्रिया है एग्जाम की दृष्टि से
तो वो कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को 4 भागों में बांट सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में भी कितने 2। यदि एक तत्व विस्थापन होता है तो एकल विस्थापन, यदि 2 तत्व विस्थापित होते हैं तो द्वि विस्थापन। और अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो अब हम बात करेंगे पहले प्रकार के बारे में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कह रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। इनको एकदम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल मेंटली रिलैक्स रहिए, माइंड फ्री रहिए, सिर्फ समझते चलिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको, और एकदम जैसे किसी बच्चे को ABCD सिखाया जाता है उसी तरीके से। तो पहली रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया। पहले इसको समझो कि होती क्या है ये। देखो, सिंपल वे में समझ सकते हैं कि मान लो कोई क्रियाकारक A है, वह क्रियाकारक B के साथ जुड़ता है और एक उत्पाद बनाता है C। तो यह क्या है? संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए एक क्रियाकारक A है और वह B के साथ जुड़ता है और उत्पाद बनाता है 2 C और D। यह भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। मान लो क्रियाकारक A है, B है, C है, उत्पाद बनाते हैं D। तो यह भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए क्रियाकारक A है, B है, C है, उत्पाद बनाते हैं D+E। तो यह भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। बिल्कुल दिमाग पर जोर मत डालो, बस इसको जरा देखो, क्रियाकारक को देखो। क्रियाकारक में एक बात कॉमन मिल रही है कि भैया कोई ना कोई चीज आपस में क्या होगी? जुड़ेगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पाद एक है या एक से अधिक है। मतलब कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया आपको उदाहरण में दिखाई दे जिसमें क्रियाकारक आपस में जुड़ रहे हों, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। बस इतना कंसेप्ट ध्यान देना है, बस देखना है कि भाई इसमें क्रियाकारक जुड़ रहे हैं तो यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। इसके कुछ उदाहरण समझते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, घरों में सफेदी से पुताई करना। ये पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मान लो हम दुकानदार के पास गए और दुकानदार से कहा हमें सफेदी करनी है, तू वो मटेरियल दे। तो क्या दुकानदार सफेदी वाला मटेरियल देता है? नहीं, दुकानदार देता है हमें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना देता है वो हमें, बिना बुझा चूना, ठोस अवस्था में होता है। अब चूना बिना बुझाए तो हम उसको लेके आते हैं और एक बड़े पात्र में, मटके में, बड़े पात्र में क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं। क्या डालते हैं हम? पानी डाल देते हैं। तो ये क्या है? लिक्विड है, पानी डाला हमने। और हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद वो क्या लग जाए? धधकने लग जाता है, उष्मा बाहर निकलती है, उससे गर्मी बाहर निकलती है। इसका मतलब पानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और वह बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? बुझा चूना। क्या कहते हैं? बुझा चूना। और क्या बाहर निकल रही है? उष्मा बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है? उष्मा। देखो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी
ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब कि ऊर्जा या ऊष्मा किधर लिखी हुई है? प्रोडक्ट की तरफ लिखी हुई है। इसको मैं फास्टली समझा देता हूं आपको कि मान लो ये रासायनिक ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो हो गई ऊष्मा शोषी। कौन सी हो गई? ऊष्मा शोषी। इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि यदि ऊष्मा क्रियाकारक की तरफ लिखी हुई है रिएक्टेंट प्लस एनर्जी और बन रहा है प्रोडक्ट, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। या फिर रिएक्टेंट और किसी एरो के ऊपर डेल्टा लिखा हुआ है तो भी ये क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और यदि दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करें, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में यदि बात करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि क्रियाकारक बनाता है प्रोडक्ट और उसके साथ निकला हुआ रहता है ऊष्मा। तो अगर ऊष्मा उत्पाद की तरफ लिखी हुई है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यदि ऊष्मा किधर लिखी हुई है? क्रियाकारक की तरफ लिखी हुई है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा की प्रकृति के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। अब सुनो, चूना लाए दुकान से, फिर डाला हमने पानी और चूना क्या हो गया? बुझा चूना। इसकी करने लग गए हम पुताई। किसकी पुताई कर रहे हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस अवस्था में रहता है? एक्वस अवस्था में है, तरल अवस्था में। AQ देखिए मैं भौतिक अवस्थाएं भी लिखता जा रहा हूं, इससे आपकी पूरा कंसेप्ट ही क्लियर है। ठीक। ये L है तो लिक्विड अवस्था में, ये S है तो सॉलिड अवस्था में। इसकी हमने करी पुताई। और वायुमंडल में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वायुमंडल में होती है, हम नहीं दे रहे, वायुमंडल में होती है। और वायुमंडल में होने के बाद कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो दीवार है जिस पर हम पुताई कर रहे हैं वो एकदम क्या होती है? सफेद हो जाती है, और यह सूख कर कहलाती है सफेदी। क्या कहलाती है? सफेदी, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही फॉर्मूला होता है किसका? संगमरमर का। किसका फॉर्मूला होता है? संगमरमर का। तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। और बाहर क्या निकल जाती है? फिर जल, लिक्विड जो है वो गैस के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण समझ सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोबारा सुन लो, बाजार से क्या लाए? बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लाए? कैल्शियम ऑक्साइड। तो पेपर में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि बिना बुझे चूने का फॉर्मूला क्या है? उस पर हमने क्या डाला? पानी डाला, और क्या बन गया? वो बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बाहर क्या निकली? हीट निकली। ठीक है। फिर इस बुझे चूने की हमने क्या कर दी? पुताई करी। वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इससे बना कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसका फॉर्मूला है? सफेदी का। और यह फॉर्मूला किसका भी है? संगमरमर का है। मोस्ट है, पूछा भी जा सकता है कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या है। और क्या बाहर निकलती है? वाष्प बाहर निकलती है H2O के रूप में। तो यहां पर एक चीज देखो, क्रियाकारक आपस में मिल रहे हैं, क्रियाकारक आपस में मिल रहे हैं, बस इतना देखना है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ऊष्मा की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो पहला उदाहरण हमने घरों में सफेदी या पुताई करना ये देखा। ठीक है। जो कि किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न का स्वरूप कैसा भी हो सकता है वो भी सारे मैं प्रश्न आपको करा दूंगा। तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत बैठिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ते रहिए। तनाव में पढ़ाई करी तो फिर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण है आपका कोयले का दहन। दूसरा उदाहरण क्या है? कोयले का दहन। देखो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी पर नोट्स भी बना के चल सकते हो।
कोयला कैसे बना होता है? कार्बन से। और दहन में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन गैस। तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि कोयले का जब दहन होता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो, रटने की जरूरत नहीं है, उदाहरण बिल्कुल नहीं रटना है, बस मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? क्रियाकारक आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा उदाहरण मैं क्या लेना चाहूं? तीसरा उदाहरण है पानी का निर्माण। तीसरा उदाहरण क्या है? पानी का निर्माण। पानी का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन गैस एंड वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस किसका निर्माण करती हैं? पानी का निर्माण करती हैं। लिक्विड अवस्था में इसको क्या करती हैं? बनाती हैं। तो पानी का निर्माण भी क्या है बताओ? पानी का निर्माण है कैसा है? संयोजन अभिक्रिया। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको? संयोजन अभिक्रिया। तो कोयले का दहन और पानी का निर्माण किसके उदाहरण? संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला उदाहरण हम क्या देखना चाहेंगे? प्राकृतिक गैस का दहन। चौथे नंबर का उदाहरण क्या आ जाएगा? प्राकृतिक गैस का दहन। अब सबसे पहली बात तो हमें प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मेथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं। मेथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो मेथेन, अब दहन मैंने अभी बताया था किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, ये जलेगी तो क्या बनेगा फिर? जब दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। एक तो CO2 बाहर निकल गया, और क्या बाहर निकला फिर? H2O बाहर निकला। क्या बाहर निकला? H2O बाहर निकला वाष्प के रूप में। G का मतलब क्या है? वाष्प के रूप में। और क्या बाहर निकली? ऊर्जा बाहर निकली। और क्या बाहर निकली? ऊर्जा बाहर निकली। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? एक बार देख लेते हैं। एक कार्बन, उधर एक कार्बन, चलिए यहाँ 4 हाइड्रोजन, उधर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो संतुलित करने के लिए मुझे 4 बनाने पड़ेंगे, इधर गुणा करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि संतुलन में अभी मैंने आपको नियम बताया था कि क्रियाकारक की तरफ जितने परमाणु उतने ही कितने कहाँ होने चाहिए? उत्पाद की तरफ होने चाहिए। अब मैं देखूंगा ऑक्सीजन कितने? यहाँ 2, यहाँ कितने हैं? इसमें पूरी 2 और 2 4। तो मुझे 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यह रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। पांचवा उदाहरण श्वसन। पांचवा उदाहरण क्या है? श्वसन। देखिए श्वसन में क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं वह भोजन अंतिम रूप से ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। क्या बनाता है? अंतिम रूप से ग्लूकोज। और इसमें ऑक्सीजन गैस इसको क्या करती है? तोड़ती है। ऑक्सीजन गैस इसको तोड़ती है। जो हम गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है वो इसको तोड़ती है। तो ये ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर एक्वस फॉर्म में होती है, किसी तरल अवस्था के साथ मिली हुई रहती है, और ये भी एक्वस होता है। बॉडी के अंदर की बात है ये, ठीक है। तो क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बाहर निकलेगा? पानी। और क्या बाहर निकलेगा? पानी। और साथ में क्या बाहर निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल किसके होते हैं? पानी के। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया को आप देख सकते हो, ये अब इस समय रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। और जो छठवां उदाहरण है, छठवां उदाहरण कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद में जैसे कूड़ा करकट है, ये सब आपस में रासायनिक अभिक्रिया में मिलते हैं, तो यह संयोजन अभिक्रिया के क्या हैं? उदाहरण हैं। तो मैं आपको ये तीनों उदाहरण इसलिए बता रहा था कि ये तीनों अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी भी हैं। कैसी हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है? प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और कंपोस्ट खाद। इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि क्रियाकारक आपस में मिल रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। और यह भी समझ सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है और कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? प्राकृतिक गैस का
दहन है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। मान लीजिए ये ऑप्शन ऐसे ना हो के ऐसे हों। ऑप्शन ए संयोजन रिएक्शन, ऑप्शन बी ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन अभिक्रिया, ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप सभी के पास 1 मिनट का समय है, सोचिए, विचार कीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है और बताइए। चलिए देखो, संयोजन अभिक्रिया मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, तो ये राइट आंसर है। ऊष्माक्षेपी मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी है, ये भी राइट आंसर है। और वियोजन अभिक्रिया होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ संयोजन अभिक्रिया बताया है, ऊष्माक्षेपी अभी बताया है। देखिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वे समस्त रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, समस्त रासायनिक। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार आपको क्या देने हैं, आंसर देने हैं। जैसा ऑप्शन होगा वैसे ही आपके क्या आएंगे, आंसर आएंगे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के आधार पर। तो इस तरह से इसके दोनों जो ऑप्शन हैं उनमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो दोस्तों, अब हम अगली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि अगली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी हमें करनी नहीं है और बढ़िया तरीके से हमें टॉपिक को क्या करना है, क्लियर करना है। अगली जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है वह है वियोजन अभिक्रिया। इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वियोजन अभिक्रिया को हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कोई क्रियाकारक ए है, वह उत्पाद बी व सी में बदल रहा है, तो यह कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। मान लीजिए कोई क्रियाकारक ए है, वह उत्पाद बी, सी और डी में बदल रहा है, तो वह क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब कोई चीज अपने आप तो टूटेगी नहीं, उसको टूटने के लिए क्या दी जाएगी, ऊष्मा दी जाएगी। तो ऊष्मा को मैंने आपको बताया था, या तो हम इसके ऊपर क्या लिख दें, हीट लिख दें, या हम एक डेल्टा का चिन्ह बना दें। तो इसका मतलब यह है कि हमने उस क्रियाकारक को क्या दी है, ऊष्मा दी है। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वे समस्त, ज्यादातर जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वह कैसी हैं, ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक। कैसी अभिक्रियाएं हैं, एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक अपक्रियाओं का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। चलो इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक विलयन, और वह विलयन है फेरस सल्फेट का विलयन, FeSO4, फेरस सल्फेट का विलयन सॉलिड अवस्था में है। इसको यदि ताप दिया जाए, क्या दिया जाए, ताप दिया जाए, तो यह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में बदल जाता है। और इसके साथ साथ SO2 गैस बाहर निकलती है और SO3 गैस बाहर निकलती है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कैसा रहता है, सॉलिड अवस्था में रहता है। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वह क्या होता है, हरा रंग होता है, और इसका रंग बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड बनने पर इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाता है। और बदलने का कारण होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना। इस समीकरण को संतुलित करके देखें, यहाँ एक आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 आयरन बनाएंगे। यहाँ सल्फर कितने, एक सल्फर, 1 × 2 2 सल्फर, और यहाँ पर कितनी सल्फर है, 1 सल्फर है। कितनी सल्फर है, 1 सल्फर है, तो यहाँ पर हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 4 × 2 कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 यहाँ पर हैं। अरे ये कुछ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कितनी हो जाएंगी, सॉरी ये 8 ऑक्सीजन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सल्फर एक ये है और एक ये है, तो 2 सल्फर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, एक फॉर्मूला पूछा जाता है, एक फॉर्मूला पूछा जाता है, हरा कशीस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही फेरस सल्फेट होता है जिसमें 7 जल के अणु होते हैं। यानी ऐसा फेरस सल्फेट जिसमें 7 जल के अणु होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हरा कशीस कहते हैं। अगला उदाहरण देना चाहूं मैं वियोजन अपक्रिया का। देखिए हमने इसमें ऊष्मा दी है, तो ये वियोजन अपक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को सफेदी कहा हमने, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। यह चूना पत्थर का भी उदाहरण है। अगर चूना पत्थर को गर्म किया जाए, ताप दिया जाए, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना कह रहे थे हम, क्या बोल रहे थे, बिना बुझा चूना, इसमें बदल जाता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। तो यह भी क्या है, वियोजन अपक्रिया है। जो बिना बुझा चूना हम दुकान से लेके आते हैं वो चूना पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। तो साधारण रूप से हम समझना चाहें कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया में या वियोजन अपक्रिया में हम वियोजन कैसे करवाते हैं, ताप के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, और हम विद्युत के माध्यम से किसी पदार्थ का क्या करवाते हैं, वियोजन करवाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया होती है। एक बार दोबारा समझ लो, अच्छे से समझ लो कि कोई एक क्रिया कारक है, वो एक से अधिक उत्पादों में बदल जाए, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्योंकि ये टूटती है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया। ये मायने नहीं रखता कि क्रिया कारक से उत्पाद कितने बनेंगे, कितने भी बन सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका वियोजन किस तरीके से हुआ है। मतलब एक 2 उत्पाद में भी बदल सकता है, 3 उत्पाद में भी बदल सकता है, और अन्य उत्पाद प्रोडक्ट भी बना सकता है। पहला उदाहरण क्या है, फेरस सल्फेट का हरा रंग SO2 और SO3 गैस के बन जाने के कारण
धूसर रंग हो जाता है इसका, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। और हरा कशिश का फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो वह बिना बुझा चूना बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चलिए अगले हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि अगला एग्जाम्पल इसका वियोजन अभिक्रिया का कौन सा है। अगला एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का अपघटन। किसका अपघटन? लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट का अपघटन। तो तीसरा एग्जाम्पल है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है? लेड नाइट्रेट, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और इसको क्या दिया जाए? ताप दिया जाए। क्या देंगे हम? ताप देंगे तो लेड ऑक्साइड बनता है, PbO बनता है। लेड ऑक्साइड जो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है? बाहर निकलती है। ध्यान दीजिए, यह लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है। इसको ताप देंगे तो ये विघटित होता है, विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में भूरे रंग का धुआं निकलता है। क्या निकलता है? भूरे रंग का धुआं निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि भूरे रंग का धुआं NO2 के कारण होता है। ठीक, अगर हम इस समीकरण को संतुलित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें एक Pb है, वहां पर एक Pb है, ठीक है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, वहां पर 1 नाइट्रोजन है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके देख लो। स्टार्टिंग में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पर कितने हैं? 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं? 4 5 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मामला क्या है? गड़बड़ है। तो यदि मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2 लेड हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 लेड हो गए। फिर मैं यहाँ पर 6 और इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8 और 8 और 2 कितने हो गए? 10 एंड 2 12 ऑक्सीजन हो गए। और नाइट्रोजन यहाँ पर देखें तो 2 नाइट्रोजन है। ठीक, और सॉरी यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ये और 2 इंटू क्या 4 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन हो गए? 4 नाइट्रोजन। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। यहां से एक प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को देख लो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट का अपघटन होने पर Pb2O3 का निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन, PbO का भूरे रंग का धुआं निकलता है। तीसरा ऑप्शन, भूरे रंग का धुआं निकलता है। और चौथा ऑप्शन, यह एक ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है। यह एक ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है। तो इसमें आप आसानी से आंसर दे सकते हो। Pb2O3 का तो निर्माण होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं।
PbO बनता तो है लेकिन इसका भूरे रंग का धुआं निकलता नहीं है, तो ये नहीं होगा। भूरे रंग का धुआं तो निकलता है लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है NO2 का, फिर भी यह राइट आंसर होगा। और सभी वियोजन अपक्रिया कैसी होती है? ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है, तो यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं है, तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से हम इन ऐसे प्रश्नों का क्या दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। देखिए, ये इसमें से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज बनाई जाती है। लैंग्वेज में आप सॉल्यूशन तभी कर सकते हो जब आपको एक आइडिया हो कि हमें उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, क्योंकि रिएक्शन को समझो। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अपक्रिया। तो आपको कैसे भी करके रिएक्शन समझनी ही होगी, और रिएक्शन समझेंगे तभी उस प्रश्न का क्या दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। तो आराम से इस पूरी क्लास को देखेंगे तो मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले हम वियोजन अपक्रिया के उदाहरण के बारे में देखें। देखिए, अगला जो वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है वह है AgCl। AgCl सॉलिड अवस्था में है, ये श्वेत रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। इसको क्या दिया जाए? HNu ऐसे करके आएगा, तो इसे बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। क्या बोलते हैं? सूर्य का प्रकाश दिया जाए तो यह सिल्वर में बदल जाता है और यह धूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर रंग का। कौन हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड, और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? क्लोरीन गैस। इसको पूरा संतुलित रासायनिक अपक्रिया बनाया जा सकता है। और इसी तरीके से AgBr का अपघटन होता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी कैसी होती है? सॉलिड होती है। अगर इसको सूर्य का प्रकाश दिया जाए, क्या दिया जाए? सूर्य का प्रकाश दिया जाए। इसको समतुल्य करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 मोल सिल्वर के बनेंगे और ब्रोमीन गैस के रूप में क्या होगा? बाहर होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश द्वारा, ताप द्वारा, विद्युत द्वारा किसी भी पदार्थ का वियोजन किया जाता है। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया। याद रखनी नहीं है, याद लेड नाइट्रेट वाली रखनी है। लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ तो सिर्फ इतना देखो कि भाई एक क्रियाकारक है और वो 2 या अधिक उत्पादों में टूट रहा है। हम बात करें AgBr की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है AgBr के बारे में एक कथन है, यह फोटोग्राफी में उपयोग में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? फोटोग्राफी में उपयोग में लिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। इस कथन को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने वियोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरे प्रकार की रासायनिक अपक्रिया के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया। उसका नाम क्या है? विस्थापन अपक्रिया। तो हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे। तीसरी रासायनिक अपक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा ध्यान दो। देखिए, विस्थापन अपक्रिया का मतलब यह होगा कि कोई ना कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। कोई तत्व एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कोई परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया, या विस्थापन की रासायनिक अपक्रिया में से कहते हैं। तो जरा ध्यान दो, विस्थापन अपक्रिया को हम इसके घटित होने की प्रकृति के आधार पर इस विस्थापन अपक्रिया को 2 भागों में बांटते हैं। अगर एक तत्व एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या कहते हैं हम इसको? एकल विस्थापन। और यदि 2 तत्व एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। इसको हम द्विविस्थापन के रूप में जानते हैं। इसको हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। इसको हम सिंपल तरीके समझना चाहें, मान लो कि ए क्रियाकारक है जो बी व सी क्रियाकारक से क्रिया करता है, तो AB
प्लस सी उत्पाद बनाता है। जरा देखो, पहले बी सी साथ थे, अब ए बी साथ आ गए, यानी कि बी का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। दूसरा यहां पर हम समझेंगे कि ए भी क्रियाकारक है, सी डी क्रियाकारक से क्रिया करता है, तो ए सी बना लेता है और बी डी उत्पाद बनते हैं। तो यहां पर दो तत्वों का विस्थापन हुआ है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, डबल विस्थापन या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब हम एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो एकल विस्थापन जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में बात करें। इसका पहला एग्जाम्पल लें, जैसे एक लोहे की कील है। लोहे की कील सॉलिड होती है, ठीक। इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन का मतलब एक्वस अवस्था, जलीय अवस्था में डुबोया जाता है। तो क्या होता है कि फेरस सल्फेट का विलयन बन जाता है, प्लस कॉपर अलग रह जाता है सॉलिड अवस्था में। तो जरा ध्यान दो परिणाम क्या होता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबोते हैं तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, भूरा हो जाता है। और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग है, यह नीला रंग फेरस सल्फेट बनने के कारण कैसा हो जाता है, धूसर हो जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया पर हमें फोकस करना है। यह परीक्षा की दृष्टि से यह रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन का भूरा रंग हो जाता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा हो जाता है, धूसर हो जाता है, यानी कि मलिन पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, मलिन पड़ जाता है। तो दोस्तों इसको जरा ध्यान से देखो। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, फेरस सल्फेट का विलयन बना और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। हुआ क्या, लोहे की कील का रंग कैसा हो गया, भूरा हो गया। विलयन का जो नीला रंग है वह कैसा हो गया, धूसर या मलिन हो गया। और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना और कॉपर बना। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, नीला थोथा, नीला थोथा, जैसे मैंने हरा कशिश बताया था, ऐसे ही नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O, जो परीक्षा में पूछा जाता है और ये परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं। एक तत्व ने एक तत्व को हटाया, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। क्या कहेंगे, ये एकल विस्थापन का क्या है, उदाहरण है। आगे हम एकल विस्थापन के और उदाहरण देखते हैं, कौन से हैं। जैसे अगला जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए। कॉपर सल्फेट के क्या विलयन में डाला जाए तो क्या होता है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। और क्या होता है, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तीसरा उदाहरण में हम दे सकते हैं इसका, जैसे लेड को सॉलिड अवस्था में है, लेड है, इसे कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालें। किस में डालें, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा, PbCl2 का सॉल्यूशन बन जाएगा एक्वस अवस्था में। और क्या अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। एक तत्व ने एक तत्व को विस्थापित किया, एक तत्व ने एक तत्व को क्या किया, विस्थापित किया, बस इतना ही देखना है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। और इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यह उदाहरण हुए एकल विस्थापन अभिक्रिया के। किसके उदाहरण हो गए, एकल विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हुए। चलिए अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है कि सोडियम सल्फेट का विलयन
बेरियम क्लोराइड के विलयन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहां पर बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है सॉलिड अवस्था में और NaCl का विलयन बनता है, नमक का घोल बनता है एक्वस अवस्था में। ध्यान दीजिए कि दो विलयनों को जब मिलाया जाए और सफेद रंग का एक गाढ़ा पदार्थ नीचे बैठ जाए तो उस सफेद रंग के गाढ़े पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे उसको? प्रेसिपिटेट, अवक्षेप कहते हैं। तो यहां पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है क्योंकि ये घुलता नहीं है और सोडियम क्लोराइड उस पानी में घुला रहता है। चूंकि यहां पर सोडियम ने बेरियम को प्रतिस्थापित किया, बेरियम ने सोडियम को प्रतिस्थापित किया, तो यह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसको संतुलित करने के लिए यहां पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैं यहां पर संतुलन करना नहीं सिखाऊंगा आपको, आप दिमाग लगाओ, सोचो और इसको करके देखो कि भाई यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगला जो डबल डिस्प्लेसमेंट का जो उदाहरण है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाए। किसके साथ मिलाया जाए? पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बनेगा? PbCl2 बनेगा। और क्या बनेगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो यहां पर एक तत्व ने दूसरे तत्व को विस्थापित किया है और दूसरे ने पहले तत्व को विस्थापित किया है, इसीलिए यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहां तक हमने समझा कि भाई विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व को अपनी पूर्व स्थिति से दूसरी स्थिति में, मतलब दूसरी अवस्था में या बदल दिया जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि एक तत्व का विस्थापन होता है तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन कहते हैं। यदि दो तत्वों का विस्थापन होता है तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हम जानते हैं। आगे मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा चौथे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है, वह चौथे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स रिएक्शन। आराम से समझेंगे, ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो चौथी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हिंदी में भी रेडॉक्स शब्द से ही लिखा जाता है। इसके शब्द को यदि मैं विभाजित करूं तो RE से बनता है रिडक्शन और डॉक्स, RED से बनता है रिडक्शन और OX से बनता है ऑक्सीडेशन। क्या बनता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम कहते हैं अपचयन और ऑक्सीडेशन को कहते हैं उपचयन। उपचयन या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक चीज याद रखिए, दूसरी अपने आप उल्टी होती है उसकी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अगर ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी बात कहें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसका नाम दिया जाता है अपचायक। क्या दिया जाता है? अपचायक। जिसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग
एजेंट, यानी कि वह अपचयन करवा सकता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वह क्या करवा सकता है, ऑक्सीकरण करवा सकता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को शब्दों को दो भागों में तोड़ें, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अपचयन और उपचयन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और ऑक्सीकारक उसे कहेंगे जिसका अपचयन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, और उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचान सकते हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीडेशन में है और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया रिडक्शन में है। देखिए नॉर्मली मैं आपको एक जानकारी दूं, समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों प्रक्रियाएं एक साथ साथ चलती रहती हैं, इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाओं को रिडक्स रिएक्शन कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ें तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो यह एक क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर कॉपर किस में बदला है, कॉपर ऑक्साइड में। पहले कॉपर था फिर कॉपर ऑक्साइड में बदला है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ऑटोमेटिक दूसरी जगह का क्या हो जाएगा, अपचयन। दूसरी जगह क्या हो जाएगा, अपचयन। समझ में आ गया। जिसका ऑक्सीकरण होता है उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अपचायक। तो यहां पर कॉपर क्या हो जाएगा, अपचायक। और जिसका अपचयन होता है उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहां पर ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक उसी तरीके से मैं दूसरा उदाहरण लेना चाहूं कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ूं। क्या जोड़ूं, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन। देखिए मूल रूप से यह रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ये उदाहरण जो हो गई वो किसका उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉपर अलग रह जाता है और पानी बन जाता है। कॉपर अलग रह जाता है और पानी बन जाता है ताप देने पर। जरा इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में विचार करें। सबसे पहले इससे पूछिए ये तेरी स्थिति क्या है, ये कहेगा मैं तो कॉपर ऑक्साइड हूं। ठीक है, प्रारंभ में तुम कॉपर ऑक्साइड थे, बाद में क्या रह गए, केवल कॉपर रह गए, यानी कि तुझसे ऑक्सीजन चली गई। और ऑक्सीजन जाने को हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीजन जाने को हम कह रहे थे अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन। किसका अपचयन, कॉपर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन बिल्कुल अकेला था, आवारा था, तो इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन आ गया तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। क्या होता है, उल्टा होता है बस, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक। क्या होता है, अपचायक। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पहचान सकते हैं और अपचायक भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए ये कॉपर था, तांबा था, और तांबा जो है वह वायु में खुला रखा था। तो तांबा जो खुला रखा था वायु में, तो वायु में खुला रखने पर काली रंग की परत चढ़ जाती है। क्या परत चढ़ जाती है, काली रंग की परत चढ़ जाती है। यह काली रंग की परत चढ़ने का कारण क्या है, कॉपर ऑक्साइड का बनना। इसका कारण क्या है, कॉपर ऑक्साइड का बनना। इसके कारण से यह काली परत चढ़ी। यदि इस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, यदि इस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस क्या कर दें, प्रवाहित कर दें, तो उसके बाद यह कॉपर रह जाता है। इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में काली परत का रंग भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी अगला उदाहरण लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। देखिए मैंने बहुत सिंपल, इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन हो
उसको इजी वे में कर सकते हो, कोई टेंशन आपको होने वाली नहीं है। अगर हम अगला एग्जांपल लें, ZnO, जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करे। किससे क्रिया करे? जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करे तो क्या बनाएगा? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा यहां देखो, सबसे पहले पूछो जिंक से, ये जिंक तेरी क्या स्थिति है? ये कहेगा मैं जिंक ऑक्साइड हूं। क्या रह गया तू? मैं रह गया केवल जिंक। इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकली। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन, रिडक्शन। तो कार्बन क्या कहेगा? इससे पूछोगे तुम्हारी क्या स्थिति है? मैं कार्बन हूं, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसका मतलब तो उससे ऑक्सीजन जुड़ी, तो ऑक्सीजन जुड़ी तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। किसी भी समीकरण को ऐसे ही हल करो, जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। क्या होता है? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है? अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अपचायक कहते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लें, MnO2 HCl से रिएक्शन करता है। मैग्नीज ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? MnCl2 बनता है। क्या बनता है? MnCl2 बनता है और पानी बनता है और क्या बनता है? क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। इसमें ध्यान दीजिए किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो। इसमें अगर हम बात करें MnO2 से क्या कहा कि भाई आप किस स्थिति में हो? मैं MnO2 हूं, लेकिन अब मैं MnCl2 हूं। क्या हूं? MnCl2, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकली। जिस ऑक्सीजन बाहर निकलने का मतलब क्या है? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। और HCl से पूछा क्या है कि मैं अब H2O हूं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ी, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होता है उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। तो कौन ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा? MnO2। और ऑक्सीकरण जिसका होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपचायक। तो कौन अपचायक की तरह काम करेगा? HCl क्या करेगा? अपचायक की तरह क्या करता है? काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन को दर्शाती है, और वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन। और इस तरह से हम ऑक्सीकारक के बारे में पता कर सकते हैं और हम अपचायक के बारे में पता कर सकते हैं। जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। चलिए अब हम दो छोटे छोटे पॉइंटों पर बात करते हैं। एक पॉइंट है संचारण और दूसरा पॉइंट है विकृत गंधिता। दूसरा पॉइंट क्या है? विकृत गंधिता। पहला पॉइंट है संचारण। संचारण, इसको कोरोसन कहते हैं। कोरोसन। पहला पॉइंट क्या है? संचारण, कोरोसन। मान लीजिए एक लोहे का पदार्थ है। प्रारंभ में लोहा कैसा होता है? चमकीला होता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इस लोहे पर क्या लग गई? जंग लग गई। किसके संपर्क में आने से? वायु के संपर्क में आने से इस लोहे पर क्या लग गई? जंग लग गई। तो यह जंग जो है वह भूरे लाल रंग की होती है। किसकी होती है? भूरे लाल रंग की होती है। तो जो लोहे पर जो जंग लगती है वह भूरे लाल रंग की लगती है। और इस जंग का फॉर्मूला होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Fe2O3XH2O। यह किसका फॉर्मूला है? जंग का फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। इसी तरह से चांदी पर काली रंग की परत चढ़ती है। किसकी रंग की? काले रंग की परत चढ़ती है चांदी पर। और अगर हम बात करें कॉपर पर, तो कॉपर पर हरी परत चढ़ती है। यानी कि किसी भी धातु पदार्थ की सामान्य जो नॉर्मल प्रकृति है उस प्रकृति का बदल जाना, बदलाव हो जाना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारण। और दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता। कौन सा है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को कहते हैं रैन
एसिडिटी। देखिए इंग्लिश वर्ड भी आप याद रखो जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना आए। विकृत गंधता का मतलब क्या होता है कि कोई वसायुक्त या तेलीय पदार्थ, कैसा पदार्थ? तेलीय पदार्थ लंबे समय तक रखा रहे और बाहर रहे तो जीवाणुओं की प्रक्रिया के द्वारा उसका स्वाद व रंग बदल जाता है, और स्वाद व रंग को बदल जाने को ही हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता कहते हैं। इसके बदलने का कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसका कारण होता है। तो यही कारण है जो चिप्स के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे इसका क्या हो सके? स्वाद और रंग जो है या इसका जो टेस्ट है वो ना बदले, तो विकृत गंधता जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके द्वारा बचा जा सके, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह क्या होती है? नाइट्रोजन गैस, जो कि ऑक्सीकरण को कम करने का क्या करती है? काम करती है। तो जंग का फॉर्मूला पेपर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो चैप्टर की थ्योरी है वह समाप्त हो गई। अब हम 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और हम क्वेश्चनों को कर पाएंगे और हम आसानी से उन क्वेश्चनों का क्या दे पाएंगे? आंसर दे पाएंगे। तो चलो अब हम क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 कि PbO सॉलिड अवस्था में कार्बन से रिएक्शन करता है और बनाता है लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसमें ऑप्शन 1 सीसा अपचयित हो रहा है। ए क्या कह रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है। बी कह रहा है CO2 अपचयित हो रहा है। सी क्या बोल रहा है? कार्बन अपचयित हो रहा है। और डी क्या कह रहा है? PbO अपचयित हो रहा है। ये क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है ए व बी। दूसरा ऑप्शन है ए व सी। तीसरा ऑप्शन है ए बी व सी। और चौथा ऑप्शन है सभी कथन असत्य हैं, सभी असत्य हैं। तो इस पर विचार करो। पहले देखो, मैंने अभी आपको रिएक्शन चलाना सिखाया था। रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि PbO से पूछो तेरा क्या हालचाल है, वो कह रहा PbO हूँ पहले, अब Pb हूँ, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकली, इसका क्या हुआ? अपचयन। कार्बन से पूछा तू क्या है? मैं पहले कार्बन हूँ, बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड हूँ, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। वेरी गुड। सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित, सीसा क्रियाकारक में तो है ही नहीं, सीसा क्रियाकारक में है ही नहीं, तो ये अपचयित होगा ही नहीं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इस रिएक्शन में पूरी में ही नहीं है, तो इसका मतलब यह भी कथन क्या है? असत्य है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन का अपचयन हो ही नहीं रहा,
क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह भी कथन क्या है, असत्य है। PbO अपचयित हो रहा है, देखो साफ दिखाई दे रहा है PbO अपचयित हो रहा था, यह कथन क्या है, सत्य है। तो इट मींस इसके पहले, दूसरे और तीसरे कथन क्या है, असत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B व C। इसका A, B और C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से आप देखो केमिकल रिएक्शनों को सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि इनको एक बार बस इतना सीख लो कि ये होती कैसे हैं, इनका करने का तरीका क्या होता है, फिर आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन में, Fe2O3, क्वेश्चन नंबर सेकंड, Fe2O3 सॉलिड अवस्था में है। ठीक, यह एल्युमिनियम से क्या करता है, रिएक्शन करता है और Al2O3 बनाता है, प्लस क्या बाहर निकलता है, आयरन बाहर निकलता है। ठीक है, तो यह कह रहा है अभिक्रिया किस प्रकार की है। ए, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया और डी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में तो सीधी सीधी बात है, एकल विस्थापन का ही अर्थ लगाया जाता है, क्योंकि द्विविस्थापन इसमें दे रखा है। ये दोनों चीजें आपस में क्या है, जुड़ रही हैं। संयोजन अभिक्रिया तो ये है, द्विविस्थापन में दो क्रिया कारकों का अदला बदली नहीं हो रही, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। वियोजन में एक क्रिया कारक नहीं है, तो इसलिए वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। चूंकि ज्यादा प्रायोरिटी एल्युमिनियम आयरन को विस्थापित करने में लगा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों आज ये चैप्टर हमारा जो है वो समाप्त हुआ, और मैं समझ सकता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आने लायक मैंने इसको बड़े धीमे से और बहुत धीरे धीरे से आपको पढ़ाया है। तो वे छात्र जो उनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो सभी स्टार्टिंग वाले वीडियो को जरूर देखें। मैंने परमाणु अणु वाला जो वीडियो है वो समझा दिया है, तो उसको आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज धीरे धीरे क्या होती रहे, बनती रहे। मान लीजिए एक बार में यदि क्लास समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी और आप निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर परीक्षा में कर पाएंगे। केमिकल रिएक्शन का ये जो चैप्टर था समाप्त हुआ, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना। आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जा सके। मैं समझता हूँ, देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से आपको इस तरह से पढ़ाया है जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसकी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।